सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा चुराने की वजह से इस आदमी को बिताने पड़े 20 साल जेल में। लेकिन जब वो रिहा हुआ तो उसने ऐसा क्या किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत 1815 में फ्रांस के अंदर होती है, जहां एक पुलिस ऑफिसर जेवर्ट कुछ कैदियों को देख रहा होता है जो भारी रस्सी से एक बड़ी जहाज को खींच रहे होते हैं। जब काम मुकम्मल होता है तो जेवर्ट एक कैदी जीन वलजीन को गिरता हुआ झंडा उठाने को कहता है। सबको हैरानी होती है जब जीन अपनी जबरदस्त ताकत का मुजाहिरा करता है और भारी झंडा उठाकर जेवर्ट के कदमों में फेंक देता है। बाद में पता चलता है कि जीन को कंडीशनल रिहाई मिल गई है। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी बहन के भूखे बच्चे के लिए एक रोटी चुराई थी। पहले उसे 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन कई बार भागने की कोशिश करने की वजह से ये सजा 19 साल तक बढ़ गई। जेवर्ट उसे एक खास दस्तावेज देता है जो जीन को हमेशा अपने साथ रखना होता है। अगर उसे बिना इस दस्तावेज के देखा गया तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीन देश भर में काम और रहने की जगह ढूंढता है, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हर जगह उसे रिजेक्ट कर देता है। लोग उसे खतरनाक समझते हैं और होटलों में भी रहने नहीं देते। आखिर थक कर जीन एक चर्च की ओर रुख करता है। वहां एक चर्च फादर उस पर नजर डालता है और मेहरबानी से उसे डिनर पर बुलाता है और रात को रुकने देता है। जीन इस अच्छाई को शुक्रगुजारी के साथ कबूल करता है, गरम खाना और सुकून भरी रात एंजॉय करता है। लेकिन रात को वो फादर का सिल्वरवेयर चुरा के भाग जाता है। अगली सुबह पुलिस उसे पकड़ लेती है और वापस ले आती है। लेकिन सबको हैरानी होती है जब बिशप कहता है कि ये सिल्वर तो उसने खुद जीन को दिया था, बल्कि वो 2 और सिल्वर कैंडलस्टिक भी उसे दे देता है। फिर बिशप जीन से कहता है कि वो इस गिफ्ट का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बदलने के लिए करे। ये अल्फाज जीन के दिल को गहराई से छू जाते हैं। जीन फैसला करता है जिंदगी दोबारा शुरू करेगा। एक नई शुरुआत के साथ वो अपने पैरोल पेपर्स फाड़ देता है और उन्हें एक खाई में फेंक देता है। 8 साल गुजर जाते हैं। अब जीन एक फैक्ट्री का मालिक बन चुका है और एक छोटे से टाउन का मेयर भी है। एक दिन उसकी नजर फैंटीन नाम की औरत पर पड़ती है जो उसकी फैक्ट्री में काम करती है। लोग उसके अतीत की वजह से उसे नीचा दिखा रहे होते हैं क्योंकि उसकी एक नाजायज बेटी कोसेट होती है। लोग फैंटीन का मजाक उड़ाते हैं, उसे बदनाम करते हैं और उस पर बदचलनी के इल्जाम लगाते हैं। जबकि फैंटीन कहती है कि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो उसे छोड़ गया था। फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर उस पर फ्लर्ट करता है, लेकिन जब फैंटीन उसे ठुकरा देती है तो बदले में वो उसे नौकरी से निकाल देता है। फैंटीन जीन से मदद मांगना चाहती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस फैक्ट्री में आ जाती है। जेवर्ट अब इस टाउन का चीफ इंस्पेक्टर बन चुका होता है। उसे जीन का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद एक मजदूर एक भारी गाड़ी के नीचे आ जाता है। जीन उसे बचा लेता है, एक बार फिर अपनी जबरदस्त ताकत का सबूत देते हुए। जेवर्ट को शक होने लगता है कि जीन ही वही भगोड़ा कैदी है जिसे वो 8 साल से ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई सबूत नहीं होता। दूसरी तरफ फैंटीन अपनी बेटी को सेट की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है। पहले वो एक पेंडेंट बेचती है जिसमें कोसेट की तस्वीर होती है, फिर अपने बाल बेच देती है और आखिर में अपने दांत तक बेच डालती है। लेकिन ये सब भी काफी नहीं होता। आखिर में वो मजबूर होकर सड़कों पर जीने लगती है, जिसका असर उसकी सेहत पर पड़ता है। एक दिन एक बदतमीज ग्राहक उस पर चिल्लाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पुलिस को बुला लिया जाता है। जेवर्ट फैंटीन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त जीन बीच में आकर फैंटीन को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि फैंटीन कभी उसी की फैक्ट्री में काम करती थी और अब वो उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन फैंटीन उसे दोष देती है कि जब उसे नौकरी से निकाला गया था तो उसने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। वो जीन को अपनी बेटी कोसेट के बारे में बताती है। जीन वादा करता है कि वो फैंटीन और कोसेट दोनों को बचाएगा। वो फैंटीन को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। कुछ समय बाद जेवर्ट को पेरिस से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जीन वलजीन से मिलता जुलता एक आदमी गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। जेवर्ट ये बात जीन को बताता है। जीन परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक बेगुनाह आदमी उसकी वजह से सजा भुगत सकता है। उसका ज़मीर उसे इस नाइंसाफी को नजरअंदाज करने नहीं देता। रात के समय जीन अदालत जाता है और सबके सामने अपनी असली पहचान स्वीकार करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि जेवर्ट को बुलाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और फिर वो वापस अस्पताल लौट जाता है ताकि फैंटीन के आखिरी लम्हों में वो उसके पास रह सके। फैंटीन को तेज बुखार होता है। वो बेहोशी की हालत में अपनी बेटी कोसेट को पुकारती रहती है। जीन उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो कोसेट को ढूंढ निकालेगा और उसे एक खुशहाल जिंदगी देगा। ये सुनकर फैंटीन अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक आखिरी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सो जाती है। उसी वक्त जेवर्ट वहां पहुंचता है जीन को गिरफ्तार करने के लिए। जीन समझ जाता है कि वो दोबारा जेल नहीं जा सकता। वो एक लकड़ी का डंडा उठाता है ताकि जेवर्ट की तलवार का सामना कर सके, लेकिन जेवर्ट एक प्रशिक्षित अफसर होता है और जल्दी ही जीन को असलाह से बेदस्त कर देता है। जीन मजबूरी में वहां से भागता है और ठंडी नदी में छलांग लगाकर गिरफ्तारी से बच निकलता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि छोटी कोसेट अपनी माँ फैंटीन की मौत के बाद एक फॉस्टर फैमिली थेनार्डियर्स के साथ रह रही होती है। ये लोग कोसेट से नौकरी
नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। उन्होंने फैंटीन से झूठ बोला होता है कि कोसेट बीमार है और इलाज के लिए बार बार पैसे मंगवाते रहते हैं, जबकि असल में कोसेट बिल्कुल ठीक होती है। थेनार्डियर अपनी असली बेटी को राजकुमारी की तरह सजाते हैं, जबकि कोसेट को गंदे कपड़ों में, धूल और सर्दी में झाड़ू लगानी पड़ती है। कोसेट की पहली मुलाकात जीन वलजॉन से तब होती है जब वह थेनार्डियर का पब ढूंढ निकालता है। जीन कोसेट की मदद करता है जब वह भारी पानी की बाल्टी उठाने की कोशिश कर रही होती है और फिर उसे उसकी माँ फैंटीन की मौत के बारे में बताता है। जीन कोसेट को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन थेनार्डियर्स उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वे उसकी मजदूरी से फायदा उठा रहे होते हैं। वे झूठा प्यार दिखाते हैं और फैंटीन के इलाज के नाम पर पैसे मांगते हैं। जीन वह फर्जी कर्ज चुका देता है, जितना उन्होंने मांगा था उससे भी ज्यादा। तब जाकर वे लोग कोसेट को उसके साथ जाने देते हैं। थोड़ी देर बाद जैवर्ड पब पहुंचता है जीन को ढूंढते हुए और थेनार्डियर्स को अफसोस होता है कि उन्होंने और पैसे क्यों नहीं मांगे। जीन और कोसेट एक घोड़ा गाड़ी में भाग जाते हैं, लेकिन जब वे सिटी गेट्स पर पहुंचते हैं तो गार्ड्स उनसे दस्तावेज मांगते हैं। वे वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं और जैवर्ड तुरंत उनका पीछा शुरू कर देता है। एक रस्सी के सहारे जीन और कोसेट एक ऊंची दीवार चढ़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जीन और कोसेट एक चर्च में जाकर छिपते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसे जीन ने एक बार बचाया था जब वह एक भारी गाड़ी के नीचे दब गया था। शुक्रिया के तौर पर वह आदमी उन्हें पुलिस से छिपाने के लिए तैयार हो जाता है। 9 साल गुजर जाते हैं। पेरिस में गरीबी फैली होती है और लोग सरकार से खुश नहीं होते। देश में कई राजनीतिक आंदोलन उभरने लगते हैं। उनमें से एक होता है फ्रेंड्स ऑफ द एबीसी, एक युवा समूह जो क्रांति का सपना देखता है ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। इस समूह का एक युवा सदस्य होता है मारियस, जो एक अमीर खानदान से आता है लेकिन अपने रिश्तेदारों से सारे संबंध तोड़ चुका होता है। अब वह गरीबी में जीता है। उसकी एक दोस्त होती है एपोनीन, जो थेनार्डियर्स की बेटी होती है। वह मारियस से कई सालों से मोहब्बत करती है, लेकिन कभी अपने जज्बात उसे बता नहीं पाई। एक दिन मैरियस जीन और अब बड़ी हो चुकी कोसेट को सड़क पर देखता है। वो लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे होते हैं। मैरियस कोसेट को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन उसी वक्त थेनार्डियर्स भी जीन को पहचान लेते हैं और फायदा उठाने की सोच में एक और चाल रचते हैं। जावेर और उसके असिस्टेंट्स वापस आ जाते हैं और भीड़ को हटा देते हैं। जीन कोसेट को ले जाता है, लेकिन जाते वक्त कोसेट और मैरियस की नजर मिलती है। मैरियस बस उसी पल में उसका दीवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद थेनार्डियर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने जीन वलजॉन को देखा है। जावेर एक बार फिर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान मैरियस एपोनीन से कहता है कि वो पता लगाए कि कोसेट कहां रहती है। उसी रात रिवॉल्यूशनरीज एक कैफे में इकट्ठा होते हैं। मैरियस अपराइजिंग के प्लान्स में ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसके जहन में सिर्फ कोसेट होती है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और ग्रुप के लीडर एंजोलराज नाराज होता है कि मैरियस अपने मिशन से भटक गया है। जल्द ही लोगों को यह पता चलता है कि एकमात्र सरकारी अधिकारी जो गरीबों की मदद करता था, उसकी मौत हो गई है। यही बात क्रांति की चिंगारी बन जाती है। जब रिबेल्स बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं, तब एपोनीन मैरियस को कोसेट का एड्रेस देती है। मैरियस तुरंत कोसेट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पता चलता है कि कोसेट भी मैरियस के बारे में सोचती रही है। उसकी आंखों की वो नजर भूली नहीं। जीन और कोसेट अब भी छुपकर रह रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में कई पाबंदियां होती हैं, लेकिन उस रात कोसेट गार्डन में चली जाती है और वहां मैरियस से मिलती है। वो दोनों तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एपोनीन, जो ये सब चुपके देख रही होती है, दूर से एपोनीन के दिल में जलन का तीखा एहसास उठता है। थोड़ी देर बाद जीन वलजॉन गार्डन में आता है और कोसेट को तुरंत घर लौटने का हुक्म देता है। मैरियस वहां छुप जाता है और सिर्फ कोसेट का गिरा हुआ रुमाल उठा पाता है। इसी वक्त थेनार्डिये और उसके गैंग का प्लान होता है कि वे जीन के घर में चोरी करेंगे, लेकिन एपोनीन उनकी चाल को देख लेती है और जोर से चीखकर कोसेट और जीन को खतरे से आगाह करती है। शोर मच जाता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिसकी वजह से चोर भाग जाते हैं। जीन को समझ आ जाता है कि जावेर उन्हें जल्द ढूंढ लेगा, इसलिए वह कोसेट से कहता है कि उन्हें तुरंत इंग्लैंड जाना होगा। कोसेट विनती करती है कि वह यहीं रुकना चाहती है, लेकिन जीन अपना फैसला नहीं बदलता। कोसेट मैरियस के लिए एक नोट गेट के पास छोड़कर चली जाती है। एपोनीन उस नोट को ढूंढ लेती है, लेकिन उसे मैरियस से छुपा लेती है। वह मैरियस से झूठ बोलती है कि कोसेट गायब हो गई है। मैरियस परेशान होकर कोसेट के घर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उदास होकर वह अपने क्रांतिकारी दोस्तों के पास लौट जाता है। एपोनीन एक लड़के के रूप में तैयार होती है और रिवॉल्यूशनरीज में शामिल हो जाती है। नौजवान बैरिकेड्स बनाकर अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वे एक फ्यूनरल प्रोसेशन को रोककर आजादी और इंसाफ के गीत गाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं। इस भीड़ में जावेर भी होता है, लेकिन वह एक झूठी पहचान में आता है ताकि वह बागियों के बीच जासूसी कर सके। जल्द ही गोली बारूद का सिलसिला शुरू हो जाता है। फौज रिबेल्स पर हमला करती है। शहर के लोग खिड़कियों से फर्नीचर और सामान फेंक कर बैरिकेड्स बनाने में मदद करते हैं। एंजोलारस समझता है कि एक स्काउट की जरूरत है। जावेर वॉलंटियर करता है, लेकिन झूठी दोस्ती दिखाकर रिबेल्स को गलत सूचना देता है। लेकिन एक लड़का जावेर की असली पहचान पकड़ लेता है। जावेर को पकड़ लिया जाता है। फिर एक और भयानक झड़प होती है और पूरी सिटी बैटलफील्ड बन जाती है।
मैरियस एक गन पाउडर से भरा बैरल लेकर बैरिकेड की तरफ दौड़ता है ताकि सोल्जर्स को रोका जा सके। एक सिपाही उस पर निशाना लगाता है, लेकिन एपोनीन उसके सामने आकर उसकी जान बचा लेती है। वह घायल हो जाती है। अपनी आखिरी सांसों में एपोनीन मैरियस को कोसेट का लेटर देती है और अपना प्यार कबूल करती है। मैरियस तुरंत जवाब में एक खत लिखता है और एक युवा क्रांतिकारी से कहता है कि वह यह लेटर कोसेट तक पहुंचा दे, लेकिन जीन वल्जॉन उस लेटर को इंटरसेप्ट कर लेता है। लेटर पढ़कर जीन तय करता है कि उसे मैरियस की जिंदगी बचानी चाहिए। जीन एक सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनकर बैरिकेड पहुंचता है और विद्रोहियों के ग्रुप में शामिल हो जाता है। शुरुआत में लोग उसे एक जासूस समझते हैं और उसे जावेर के पास बांध देते हैं, लेकिन जीन अपने साथियों की जान बचाता है जब वह छत पर छुपे स्नाइपर्स का पता लगाता है। विद्रोही अब उस पर भरोसा करने लगते हैं। जीन जावेर को सजा देने की इजाजत मांगता है। जब वह अकेला होता है तो वह जावेर को खोल देता है और उसे भाग जाने देता है। इस काम के जरिए जीन साबित करना चाहता है कि वह अब एक अच्छा इंसान बन चुका है। जावेर वहां से चला जाता है और जीन हवा में गोली चलाकर एक नकली एग्जीक्यूशन का नाटक करता है। अगले दिन सुबह मैरियस देखता है कि बारिश की वजह से सारे विस्फोटक बेकार हो चुके हैं। गोला बारूद भी खत्म होने के कगार पर है। ज्यादातर लोग अपने घर लौट चुके हैं। केवल कुछ युवा लड़ाके ही बैरिकेड पर बचे हैं। वे फैसला करते हैं कि अब आखिरी दम तक लड़ना है। उनमें से एक सबसे छोटा क्रांतिकारी गोलियां उठाने के लिए कवर से बाहर जाता है, जिससे सभी की हिम्मत और बढ़ जाती है। लड़ाई जारी रहती है। फौज तोपों का इस्तेमाल करती है और बैरिकेड गिर जाता है। कुछ ही क्रांतिकारी बचे होते हैं। वे एक घर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहर के लोग डरते हैं और दरवाजे नहीं खोलते। मैरियस घायल होता है और बेहोशी में चला जाता है। जीन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे कंधे पर उठाता है और सीवरों के रास्ते ले जाता है। इसी बीच अंजोलास और उसके कुछ बचे हुए साथी एक छोड़ी हुई इमारत में बैरिकेड बनाकर छिप जाते हैं। उन्हें ढूंढ लिया जाता है, लेकिन मौत का सामना करते हुए भी अंजोलास अपना झंडा नहीं छोड़ता। जीन अंधेरे और पानी से भरे सुरंगों में मैरियस को उठाए चलता रहता है। एक रास्ते में उसका सामना थेनार्डिये से होता है, जो मैरियस के हाथ से एक कीमती अंगूठी चुरा लेता है। आखिरकार जीन एक रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन जावेर वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। जीन उससे गुजारिश करता है कि पहले वह मैरियस को अस्पताल ले जाने दे, उसके बाद वह खुद को सरेंडर करेगा। जावेर मान जाता है, लेकिन उसके बाद वह खुद को नदी में गिरा देता है। मैरियस होश में आता है और पूरा हाल जानकर अपने रेस्क्यूअर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पहले उसकी मुलाकात कोसेट से होती है। जीन देखता है कि उसकी गोद ली हुई बेटी खुश है, इसलिए वह उनकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला करता है। वह मैरियस को अपनी असली पहचान बताता है और उन्हें शादी की इजाजत दे देता है। मैरियस वादा करता है कि वह यह राज कभी किसी को नहीं बताएगा। नौजवान जोड़ा शादी कर लेता है, लेकिन कोसेट को जीन की गैर मौजूदगी खलने लगती है। शादी के वक्त थेनार्डिये और उसकी बीवी मेहमान बनकर आते हैं ताकि कुछ चुरा सकें। मैरियस उन्हें पहचान जाता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है। थेनार्डिये बताता है कि उसने जीन को मैरियस की जान बचाते हुए देखा था और वह चुराई हुई अंगूठी दिखाता है। मैरियस को अब सब कुछ समझ आ जाता है। वह कोसेट के साथ मिलकर जीन को ढूंढता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। जीन खुशी से अपनी बेटी को एक बार फिर देखकर सुकून से अपना आखिरी वक्त गुजारता है। उसकी रूह उन लोगों के साथ मिल जाती है जिन्होंने सपनों और आजादी के लिए अपनी जान दे दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।